चिट्ठी आती है, बूझे जाती है। सच अ क्लीशेड लाइन, इजंट इट? मैं ऑफ कोर्स ये लाइन बिल्कुल नहीं यूज करने वाला, बट आपको ये बात समझ में आ गई होगी, वी आर डिस्कसिंग लेटर्स। अच्छा यार, चाचा चाची बुआ ताऊ जी, इन लोगों को अगर आपने लेटर नहीं लिखा तो ऑफ कोर्स कौन से लेटर्स की हम बात करें? हम बात कर रहे हैं फॉर्मल यानी बिजनेस लेटर्स के बारे में। 7 अलग अलग लेटर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और ये मेरा प्लेज है, मेरा प्रॉमिस है कि नेक्स्ट 15 मिनट्स में इन सारे 7 लेटर्स का फॉर्मेट और इनमें लैंग्वेज कैसे यूज करनी है, इस पे आपको टिप्स मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात समझते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन वाले लेटर्स जो होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए नोट करने वाला हूं, और ये है कि अलग अलग इन लेटर्स को आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चंस में जब आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस तरीके का लेटर लिखना है, तो आपको ये बात बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि मुझे कौन से लेटर में क्या लैंग्वेज लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए किसी कंप्लेंट का लेटर लिख रहे हैं, यानी आप सिविक अथॉरिटीज को, यानी मान लीजिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हैं कि यार हमारे एरिया में स्ट्रे डॉग्स बड़े हो गए हैं। याद है वो 12th में लिखा करते थे लेटर ऑफ कंप्लेंट? बिल्कुल वैसे ही अगर आप एक लेटर ऑफ कंप्लेंट लिख रहे हैं या फिर आप अगर एक न्यूज एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, तो दोनों में लैंग्वेज का डिफरेंस होगा। बहुत ज्यादा वेरिएशन फॉर्मेट में लेटर्स के नहीं आता, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको एक चीज बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है, और वो ये है कि इंडेंटेशन कहां पे चेंज करें। इंडेंटेशन में समझा देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड से मार्जिन छोड़कर लिखने का जो तरीका है वो पुराना हो चुका है। इनफैक्ट आपको सिर्फ इतना करना है कि एक एक लाइन बीच में छोड़नी है, बट हम थोड़ा रैंडम जा रहे हैं। चलो इन चीजों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे बोला गया है कि आपको यह बात पता होनी चाहिए कि कंटेंट को लॉजिकली और सिस्टमैटिकली आप कैसे ऑर्गेनाइज कर पाओ। देखो मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूं ये पॉइंट। और दूसरा, प्रॉपर फॉर्मेट आपको यूज करना आना चाहिए। इसके अलावा सही लैंग्वेज और स्टाइल लिखना लेटर का बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात लेटर्स के बारे में बड़ी क्लियर है, फॉर्मल यानी ऑफिशियल लेटर्स के बारे में, कि क्योंकि इन्हें ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जा रहा है, इसलिए बड़ा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होता है। यार याद करो, इनफॉर्मल लेटर लिखना है तो आपने बीच में कभी प्यार बता दिया या जता दिया, फिर आपने अगर आप लव लेटर लिख रहे हो तो आपने मतलब आपका रैंडम सा इंफॉर्मेशन हो सकता है, राइट? कभी ये कभी वो कुछ भी लिखा जा सकता है। बट ऑफिशियल लेटर्स में ये चीज नहीं होती। ऑफिशियल लेटर्स में आपका एक बड़ा ऑर्गेनाइज तरीका होता है, एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है दिमाग में आपके, और आगे जैसा बोलता है कि उसका लैंग्वेज भी कंसाइज और बड़े स्पेसिफिक फॉर्मेट से लिखा गया होना चाहिए। इसका मतलब कि बड़ा शॉर्ट, ससिंक्ट, टू द पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एक और बात है, पहला कि क्या पर्पस होता है इन लेटर्स के पीछे। सबसे पहली बात, ये एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन कर देते हैं आपके लिए, ताकि सामने से भी कम्युनिकेशन जो है वो रिप्लाई में या रिटर्न में आ पाए। तो ये हो गया हमारा पहला मोटिव, इसे मार्क कर देते हैं। दे ओपन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ऑल। और सेकंड प्रॉब्लम बोला गया है कि कई सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए इंक्वायर करने के लिए भी लेटर्स की जरूरत होती है। इवन ईमेल्स, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे जिनके बारे में, वो भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन ही है और ऑफिशियल लेटर ही है। बट अभी फिलहाल हम सिर्फ हैंड रिटन लेटर्स या टाइप्ड आउट लेटर्स, प्रिंटेड आउट लेटर्स के बारे में बात करें, जिनको पोस्ट किया जाता है। दो कैटेगरीज हैं अलग अलग। देखो यहां पे सबसे पहला जो दिया गया है वो है बिजनेस या ऑफिशियल लेटर्स। इसमें कौन कौन से लेटर्स आते हैं मैं मार्क कर रहा हूं आपके लिए। इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, यानी मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको, आस्किंग फॉर या गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग और कैंसिलिंग ऑर्डर्स, सेंडिंग रिप्लाईज इन रिस्पॉन्स टू इंक्वायरीज या कंप्लेंट्स। यानी आपको ना सिर्फ कंप्लेंट लिखना आना पड़ेगा, आपको उसका रिप्लाई भी आना चाहिए। ये भी लेटर में ही इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट अगर आप लेटर देखोगे तो वो है लेटर्स टू द सिविक अथॉरिटीज। सिविक अथॉरिटीज मतलब जो गवर्नमेंटल बॉडीज होती हैं, जैसे कि मान लो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अगर आप लेटर लिख रहे हो तो देखो यहां पे बोला गया लेटर टू द एडिटर, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को अगर आप लिख रहे हो। लेटर्स टू कंसर्न्ड अथॉरिटीज रिगार्डिंग सिविक प्रॉब्लम्स, हमारे यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है और नर्मदा की लाइन नहीं आ रही, या फिर हमारे यहाँ बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, ऐसी सारी बातें आप सिविक अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करके लिखोगे। और फिर तीसरा ऑफ कोर्स जॉब एप्लीकेशंस, जो कि हम रेज्यूमे में भी डिस्कस करेंगे। Now, these are the points to keep in mind when you are writing a formal letter. The first point says that you should use a specified format.
आपको याद होगा यार हाई स्कूल से ही कि फॉर्मेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने फॉर्मेट में लेटर को नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बिल्कुल हर एक एग्जामिनेशन में यही बात होती है, यू शुड बी एबल टू यूज द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। तो क्या फॉर्मेट होता है उस पर आएंगे, बट सेकेंड पॉइंट यहां बोलता है लीव अ लाइन, यानी एक एडिशनल स्पेस पैराग्राफ्स के बीच में, ताकि आपको वो इंडेंटेशन यानी लेफ्ट हैंड साइड से मार्जिन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर थर्ड पॉइंट बोलता है कि आपका रीजन सही सही होना चाहिए। आप जो लेटर लिख रहे हो उसका पर्पस, उसका मोटिव जो है वो पहले पैराग्राफ में क्लियर हो जाना चाहिए पढ़ते से। या सामने वाले को अगर आपने लेटर भेजा और आप तीसरे पैराग्राफ में लिख रहे हो कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, तो वो क्यों इंटरेस्टेड होगा आपका बाकी लेटर पढ़ने के लिए। इसीलिए पहले पैराग्राफ में आप स्टेट कर दोगे अपना ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कीप द लैंग्वेज सिंपल। मैंने मार्क किया आपके लिए, देखो फॉर्मल का मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ये बात याद रखिए। तो आपको बहुत हाई फ्लोइंग वोकैबुलरी, बहुत बॉम्बास्टिक से बड़े बड़े मोटे मोटे वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज, बट हाँ टू द पॉइंट, और जिसे हम बिजनेस लैंग्वेज कहते हैं यानी फॉर्मल लैंग्वेज। सो सिंपल लैंग्वेज यूज कीजिए जो इजी टू रीड और अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया ऐड डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर आपने यही नहीं लिखा कि किसको एड्रेस कर रहे हो आप ये लेटर, या आपने ये नहीं लिखा कि कौन लिख रहा है इस लेटर को, तो यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऑफ कोर्स इसीलिए एड्रेसी और रिसीवर इन सबको आपको मेंशन करना पड़ता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को जॉब अप्लाई करने के लिए लिख रहे हैं तो आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन अपने बारे में देनी होगी, सोच के देखो। एक कवर लेटर जिसे हम कहते हैं, आपको बताना होगा कि मेरा ईमेल एड्रेस क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, ताकि वो कॉरेस्पॉन्ड करके आपको रिटर्न में बता पाएं कि आपको जॉब मिली है या नहीं मिली है, आर दे इंटरेस्टेड इन कीपिंग यू और नॉट, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप एक सर्विस सेंटर को लिख रहे हो कि ये ना अच्छा यार मेरा फोन मैंने खरीदा था, वारंटी में है और अभी भी बहुत सारी दिक्कतें इसमें आ रही है, ठीक है, तो आप क्या क्या चीजें डालोगे, इनवॉइस नंबर, ईयर ऑफ परचेस, मॉडल नंबर, ऐसी सारी चीजें। तो डिटेल्स डालना हर एक लेटर में बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि अगर आपने पहले कोई लेटर लिखा है और आप रिप्लाई कर रहे हो, या आप किसी लेटर के ऊपर एक लेटर लिख रहे हो, यानी आपने सबसे पहला लेटर लिखा, उन्होंने रिप्लाई किया, फिर आप अपने पहले लेटर या उनके लेटर का रेफरेंस देना चाहते हो कि आपने इस डेट पे ये बात लिखी थी, उसका रिप्लाई मैं इस लेटर में कर रहा हूं, तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। तो इसलिए रेफरेंस के लिए देखो यहां पे कितनी सारी चीजें होती है, जैसे कि डेट, इनवॉइस नंबर, कोटेशन, चेक नंबर्स, ये सारी बातें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। तीन और बहुत एडिशनल बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट इनमें से है कि बी जेंटल एंड कर्चियस। इसका मतलब है पोलाइटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फॉर्मल तरीके से एक लेटर को लिख रहे हो तो बीइंग पोलाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, और इससे यह होगा कि सामने वाला आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनेगा। तो आपका लैंग्वेज जो है वो पोलाइट होना चाहिए। और फिर यह भी बोला गया है कि खासकर इवन अगर आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो तो भी पोलाइटनेस प्लीज मत भूल जाइए। बड़े पोलाइट तरीके से लिखा जाता है कि मेरे को ये दिक्कत है और आपको इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि आपको यह देखना है कि आपके लेटर में ग्रामेटिकल या स्पेलिंग एरर्स और मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं हो, नहीं तो इंप्रेशन तो जाएगा ही जाएगा। सामने वाला आपकी बुरी लैंग्वेज और ग्रामर पढ़ के कभी आपके लेटर का शायद रिप्लाई भी ना दे। सो ये रहा फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, राइट। क्या क्या चीजें आपको डालनी बेहद जरूरी है, इस फॉर्मेट पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि सेंडर्स एड्रेस उन्होंने यहां पे डाला हुआ है, यानी आपका एड्रेस। अच्छा, क्या आप अपना खुद का एक्चुअल एड्रेस डालोगे? नहीं यार, क्वेश्चन में आपको एड्रेस प्रोवाइडेड रहता है नॉर्मली। अगर नहीं प्रोवाइडेड है तो देखो यहां पर आप जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उनमें नॉर्मली एड्रेस प्रोवाइडेड होता है, जैसे कि यहां पे देखो दिया हुआ है R27 ब्लॉक ए, ग्रेटर कैलाश, पुणे 56, यानी कोड भी वहां पे पिन कोड बिल्कुल बकायदा सही सही डाला हुआ है। डेट बिल्कुल लिखना जरूरी है, एक लाइन छोड़ के याद करो। यहां पे ये जितनी भी आपको ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये लाइंस दिख रही हैं, कॉलम्स की लाइंस दिख रही हैं डिवाइड करती हुई, ये एक्चुअली एक स्पेस है जो आपको बीच में डालना है। और उसके बाद डेट के बाद डेजिग्नेशन एंड नेम ऑफ एड्रेस, यानी किसको भेजा जा रहा है लेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो पता नहीं कहां पहुंचेगा लेटर। उसका डेजिग्नेशन आप डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल द मैनेजर या मिस्टर या मिस वगैरह वगैरह। उसके बाद एड्रेस उस पर्सन का जिसको आप भेज रहे हो लेटर। सैल्यूटेशन का मतलब सर या मैम या डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें।
और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप जानते हो स्कूल टाइम से, सब्जेक्ट लिखना ना। मुझे मालूम है यार, सब्जेक्ट लिखने में लोगों को इतना आलस ही नहीं, इतनी प्रॉब्लम आती है। लोगों को लगता है यार शॉर्ट में सब्जेक्ट कैसे लिखा जाए। इस पे हम बात करेंगे आगे कि कैसे अलग अलग लेटर्स का सब्जेक्ट लिखा जा सकता है। बट यहां पे अगर आप देखोगे कितने शॉर्ट में टू द पॉइंट उन्होंने ये बात डाल रखी है, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर ऑफिस फर्नीचर। मुझे नहीं लगता दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। इट्स इजी राइटिंग सब्जेक्ट्स, ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कैसा और कौन सा लेटर आप लिख रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, कंटेंट, यानी आपने जो सारी बातें लिखी हैं, देखो शुरू में ही फर्स्ट पैराग्राफ में उस बंदे ने मेंशन कर दिया कि वो क्यों इस लेटर को लिख रहा है। वो बोलता है आफ्टर गोइंग थ्रू योर कैटलॉग ऑफ ऑफिस फर्नीचर आई विश टू प्लेस एन ऑर्डर, वगैरह 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 चीजों के लिए, राइट। और फिर उसने सारी चीजें यहां पे मेंशन करी है जो बॉडी में आ जाती हैं। और फिर एक कंक्लूजन है। हर एक रिटन टेक्स्ट की तरह एक इंट्रोडक्शन, एक बॉडी और एक कंक्लूजन होना बहुत बहुत जरूरी है। सो वही चीज यहां पर भी मेंशन्ड है। आओ आते हैं उन 7 लेटर्स को डिस्कस करते हैं जो मैंने शुरू में मेंशन किए थे। पर उससे पहले एक और पॉइंट प्लीज मत भूल जाना कि आपको लेटर को क्लोज करना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज डालकर, यानी योर्स ट्रूली या सिंसियरली, अपना सिग्नेचर यानी आपका नाम लिखना है, साइन मत कर दीजिएगा, राइट। और डेजिग्नेशन डालनी है अगर आपकी कोई डेजिग्नेशन क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो। इससे ये तो रखना, ये वाला पार्ट, इससे पहले वाला, इससे जस्ट पहले मैंने एक लाइन गलती से मेंशन कर दी थी कि आओ हम 7 लेटर्स के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। वो थोड़ा बाद में आएगा, तो वो एक लाइन हटा दीजिएगा बीच में से, ओके। जो प्रॉब्लम्स आपको नॉर्मली एक लेटर लिखने में आती है उनके बारे में लेटर को ब्रेक डाउन करके समझते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि सब्जेक्ट नॉर्मली दिक्कत देता है, तो सब्जेक्ट से पहले हम यहां पे सेंडर्स एड्रेस समझते हैं। बड़ा इजी है यार, सेंडर का एड्रेस टॉप पर आना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली आना चाहिए। और फिर बोला गया है कि अगर आप लेटर हेड यूज कर रहे हो कंपनी का, तो फिर आपका जो लेटर हेड है उसमें ही एड्रेस जो है वो इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। डेट इंपॉर्टेंट है, सैल्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, बस यही बातें बोली गई है। बट अब आते हैं मेन पॉइंट पे, और वो है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। सब्जेक्ट आता है इमीडिएटली सैल्यूटेशन के बाद। और क्या करना चाहिए आपको सब्जेक्ट लिखते वक्त, वो यहां पे बोला गया कि इट्स अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द इशू और मैटर दैट द लेटर इज रिलेटेड टू। पूरा लेटर किस बारे में है ये बात आपको सब्जेक्ट में लिखनी है। यार सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं, मान लो अगर आप किसी से किसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हो, मान लो आपको अपने दोस्त को बताना है यार कि तेरा क्लोथिंग का सेंस जो है वो बिल्कुल क्रैप है, प्लीज मेरे साथ शॉपिंग चल ले, 10,000 रुपए में मैं तेरा पूरा वार्डरोब चेंज करके दे दूंगा। तो आप उस बात को बोलने से पहले, मान लो अगर मैं आपको यह बोलूं कि आपको अपने दोस्त को इस पूरे बात की एक समरी देनी कि आप क्या बात करने जा रहे हो नेक्स्ट, तो आप क्या करोगे? आप 2 या 4 वर्ड्स में बोलोगे कि यार इस बारे में मैं बात करने वाला हूं। आप पूरी कहानी उसको तभी नहीं सुना दोगे। बिल्कुल वैसे ही होता है सब्जेक्ट। इसीलिए यहां पे बोला गया है कि इट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रिसीवर एंड हेल्प हिम अंडरस्टैंड क्विकली व्हाट द लेटर इज गोइंग टू बी अबाउट। आपने अपने दोस्त को बोला यार मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। दोस्त ने पूछा क्या बात करनी है? आपने बोला यार इट्स अबाउट अ चेंज ऑफ योर वार्डरोब। दैट्स इट, दैट इज द सब्जेक्ट, राइट। सो इतना सिंपल है। इसीलिए एग्जांपल्स देखो यहां पे कुछ दिए गए हैं, जैसे प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर लाइब्रेरी बुक्स, एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, कंप्लेंट रिगार्डिंग इनकरेक्ट बिलिंग, इंक्वायरी वगैरह वगैरह। आपने नोट किया कि नॉर्मली वो नाउन्स के साथ शुरू करते हैं, जैसे इंक्वायरी, कंप्लेंट, एप्लीकेशन। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है सब्जेक्ट लिखने का। कंटेंट लिखते वक्त कितना लिखें? मुझे मालूम है आपके दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा, क्योंकि यार कोई भी रिटन फॉर्मेट, खासकर लेटर्स लिखते वक्त, इवन हाई स्कूल में मुझे याद है यही चीज दिमाग में चल रही होती थी, कितना लिखें जो इनफ होगा। सो नॉर्मली कहा जाता है कि 3 बेसिक पैराग्राफ्स आपके लेटर में होने चाहिए, एक इंट्रोडक्शन, एक बॉडी और एक कंक्लूजन का पैराग्राफ। बॉडी वाला जो पैराग्राफ है वो अपने आप में और लंबा, यानी 2 या 3 पैराग्राफ्स को कंसिस्ट कर सकता है। बट अगर आप अपने लेटर को शॉर्ट रखना चाहते हो तो 3 पैराग्राफ्स। बट ये कोई थंब रूल नहीं है। अगर आप नोट करोगे तो यहां पे इंट्रोडक्शन के बारे में बोला गया है कि इंट्रोडक्शन बिल्कुल कंसाइज, क्विक और बिल्कुल समरी टू द पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है कि आपके बॉडी में आप सारे की पॉइंट्स और जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो वो आ जाना चाहिए यार। इसके अलावा बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा, कोई थंब रूल नहीं है कि यार आपको यही चीज या इतने ही पैराग्राफ या इतने ही वर्ड्स लिखने पड़ेंगे।
क्या चीज आपको नहीं करनी है लेटर लिखते वक्त, वो है एग्जैजरेट, यानी घुमा फिरा कर लंबा चौड़ा। मुझे याद है यार, हमें एक बहुत पुराना तरीका आता है कि जब लिटरेचर में आंसर्स लिखने होते थे तो हम क्या करते थे, याद करो, कि एक ही बात को चार चार बार घुमा घुमा के और हम 5 मार्क का आंसर बना देते हैं। बट यहां पे वो चीज आपको नहीं करनी। कीप योर लैंग्वेज सिंपल, इजी टू रीड, ये मैं अगेन एग्जैजरेट यानी एम्फसाइज कर रहा हूं इस बात पे। और कंक्लूजन में अगर आप देखोगे तो कंक्लूजन में आपको लास्ट में बताना है कि क्या पर्पस था अगेन इस लेटर को लिखने का, या क्या इस लेटर के साथ आगे किया जाना चाहिए, आप क्या चाहते हो कि सामने वाला आपके लिए क्या करके दे, तो वो चीज आप कंक्लूजन में नोट करोगे। जैसे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, या फिर फर्दर एक्शंस कौन से लेने चाहिए, या फिर कोई पॉजिटिव रिप्लाई या रिएक्शन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो चीज भी होनी चाहिए वहां पे। और फिर थैंकिंग यू विथ वार्म रिगार्ड्स वगैरह ऐसे टर्म्स आप यूज करते हो एंड करने से पहले। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कौन कौन से टाइप्स के ऑफिशियल लेटर्स या बिजनेस लेटर्स होते हैं। सबसे पहला टाइप अगर आप यहां पे देखोगे तो वो है लेटर्स ऑफ इंक्वायरी। आपको जानकारी चाहिए अलग अलग चीजों की, जैसे कि जॉब के बारे में, प्राइसेस ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह। आपको जानकारी कैसे मिलेगी, आप एक लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजोगे। ये चीज यहां पर बोली गई है कि क्या चीज दिमाग में रखोगे आप अगर आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना है। पहला पॉइंट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ विद द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसके बिहाफ पे आप लिख रहे हो। सेकेंड पॉइंट, डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, यानी आप क्या पूछना चाहते हो स्पेसिफिकली, वो बात यहां पे मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेरीज बुलेट पॉइंट्स में होनी चाहिए, इससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल शॉर्ट में ऑर्गेनाइज मैनर में बता पाओगे। और लास्ट में मेंशन द डेडलाइन व्हेन यू रिक्वायर द इंफॉर्मेशन। आपने बताया नहीं बंदे को कि कब तक इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भाई वो भेजेगा 2 महीने 3 महीने बाद। आपको मेंशन करना है कि मुझे इस डेट तक ये इंफॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप सैंपल देखो यहां पर तो ऑफ कोर्स बाकी सारी चीजें यहां पर है, हम नोट करते हैं खासकर जो आपको कंटेंट है उस पर हम ध्यान देते हैं। देखो यहां पे बोला गया विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट डेटेड अक्टूबर वगैरह वगैरह, यानी आपने एक एडवर्टीजमेंट डाला था उसका मैंने रेफरेंस दिया, मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस देना जरूरी होता है। और फिर बोला गया कि वी विश टू इंक्वायर अबाउट whatever the thing is, right? जैसे कि आपके केटरिंग सर्विसेज, राइट? और फिर हम क्यों पूछ रहे हैं उसका आपने शॉर्ट में पर्पस डाल दिया कि यार 50th फाउंडेशन एनिवर्सरी है, हमें खाना खिलाना है इतने इतने लोगों को, तो फिर उस चीज के लिए है। देखो यहाँ पे उन्होंने सेकंड लाइन में लिखा भी है 500 गेस्ट और एम्प्लॉइज हैं, फॉर्मल इवेंट होने वाला है, फुल केटरिंग सर्विसेज चाहिए इंक्लूडिंग सेवरल कोर्सेज, डेजर्ट्स, वेटर्स एंड वगैरह वगैरह सारी चीजें, तो आपने यहां मेंशन कर दिया। बट आपको अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो याद करो क्या बोला गया था, बुलेट पॉइंट्स में आपको सारी चीजें पूछनी है। जैसे कि यहां देखो बोला गया काइंडली प्रोवाइड अस विद द डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब उन्होंने पॉइंट्स में डाल रखा है कि आपकी केटरिंग सर्विस जो है वो इतने बड़े सेलिब्रेशन को, इतने लार्ज ऑडियंस को हैंडल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। सेकंड पॉइंट बोलता है कि जो वेटर्स हैं वो आपकी तरफ से प्रोवाइड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ऑफर्स या डिस्काउंट्स मिलेंगे या नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि मेन्यू ऑप्शंस और चार्जेस क्या रहेंगे। ये सारी चीजें देखो बुलेट पॉइंट्स में कितने अच्छे से उन्होंने मेंशन कर रखी है, इजी बन जाता है। दैट इज अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। लास्ट में जैसे मैंने बताया था उन्होंने बोला कि अगर आप प्लीज ये सारी इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी भेज पाए अपने कोटेशन के साथ तो दैट वुड बी ग्रेट। अब मान लो आपको स्पोर्ट्स गुड्स खरीदने अपनी क्रिकेट टीम के लिए, तो आप क्या करोगे, आप भेजोगे अ लेटर ऑफ ऑर्डर, यानी ऑर्डर्स वाले लेटर्स। अब ऑर्डर्स वाले लेटर्स में आपको बोला गया है कि आपको सबसे पहली लाइन आपको यही लिखनी पड़ेगी कि मैं इन चीजों के लिए ऑर्डर करना चाहता हूं, और फिर आपको एक इनवॉइस डालना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगी एक लिस्ट कि कौन कौन सी चीजें और कौन कौन से आइटम्स आपको कितने कितने चाहिए। सो देखो 3 पॉइंट्स पे वापस से फटाफट हम नोट करते हैं। डिटेल्स अबाउट द आइटम और प्रोडक्ट बीइंग ऑर्डर्ड, उसके सारी डिटेल्स जैसे कि नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ब्रांड कौन सा चाहिए, यूनिट प्राइस क्या है उसका जो आप जानते हो, क्वांटिटी और दूसरे सारे स्पेसिफिकेशंस जैसे कैटलॉग नंबर, मॉडल नंबर, कलर, साइज, वेट एटसेट्रा एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को जर्सीज खरीदवानी है अपनी टीम के लिए तो मैं कलर भी तो बताऊंगा ना कि ये वाले कलर की जर्सी मुझे चाहिए। वैसे ही इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू शिपिंग, कि अगर आप शिपिंग का इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो भेजेंगे कैसे आपको सारा मटेरियल, इसीलिए डिजायर्ड रिसीट डेट कि कौन से डेट पे आपको आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि माल आ जाए, पहुंच जाए और आप वहां रहोगे एक्सेप्ट करने के लिए। डिजायर्ड शिपिंग लोकेशन
यानी आपकी का एड्रेस जो है जहां पे आपको चाहिए, एंड मोड ऑफ शिपिंग कि आप रेल से मंगाना चाहते हो, रोड से मंगाना चाहते हो, प्लेन से मंगाना चाहते हो, वगैरह वगैरह। और फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट की पेमेंट आप कैसे करोगे, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा और पेमेंट की डेट कैसी रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेटर्स ऑफ ऑर्डर यानी ऑर्डर वाले लेटर्स में आप जो क्वांटिटी के बारे में यानी ये इंफॉर्मेशन जो आपने बोली है, भेजी है कि यार इतना इतना माल भेज देना, उसका इंफॉर्मेशन, उसका डिस्क्रिप्शन देखते हो। तो यहां पे देखो एक सैंपल में यहां पे बोला गया, सब्जेक्ट में उन्होंने डाला प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जैसा मैं एग्जांपल दे रहा था आपको। फिर उन्होंने फर्स्ट लाइन में अपना जो मोटिव है वो मेंशन कर दिया, ऑब्जेक्टिव मेंशन कर दिया कि वी विश टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर। और फिर अगर आप देखोगे तो देखो मेन एक टेबल बना रखा है उन्होंने बकायदा, और उस टेबल में आप देखोगे सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी और फिर उस चीज के स्पेसिफिकेशंस हैं जो चीज आप मंगाना चाहते हो। ये टेबल जरूर बना के आना अगर आप एक ऑर्डर वाला क्वेश्चन लिख रहे हो तो। कौन कौन से पॉइंट्स हमने मेंशन किए थे ऑर्डर वाले लेटर में आते हैं, देखो डेट है यहां पे कि कौन से डेट तक हमें पहुंच जाना चाहिए। फिर बोला गया कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्लीज बेचिएगा, तो फिर इसका मतलब एक एडिशनल लाइन आपने जोड़ दी। इनिशियल अपफ्रंट पेमेंट 20% का हमने इनक्लोज कर दिया है, ये चेक नंबर है। और फिर बाकी का पेमेंट हम कब देने वाले हैं वो भी उन्होंने मेंशन कर दिया है, ये चीजें डालना जरूरी है। बाकी का फॉर्मेट वैसा का वैसा ही रहेगा। तीसरा, लेटर ऑफ कंप्लेंट, यानी आपको है किसी बात की शिकायत, तो आप कैसे बताओगे दूसरों को कि आपको ये शिकायत है और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो देखो यहां पे बोला गया क्लियर एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, यानी जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है उसको बहुत क्लियरली आपको मेंशन करना चाहिए, नहीं तो सामने वाला कैसे समझेगा यार कि क्या प्रॉब्लम है और उसको आप क्या चाहते हो, आप बोलना क्या चाहते हो। उसके दिमाग में तो यही गूंजता रहेगा यार बोलना क्या चाह रहा है बंदा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको डालना जरूरी है, जैसे अगर आपने एक ऑर्डर प्लेस किया था और वो पहुंचा नहीं, तो आप कंप्लेंट के लिए यार डेट डालोगे ना, आप रेफरेंस डालोगे कि यार मैंने इस दिन डाला था, ये लेटर मैंने आपको भेजा था, वगैरह वगैरह चीजें। फिर उसके बाद एक्शन यू हैव टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड व्हाट यू प्लान टू डू इफ द प्रॉब्लम इज नॉट रिजॉल्व, अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं होती तो आप क्या करोगे, ठीक है राइट। आप आगे लिखोगे, आप कंप्लेंट और डालोगे ऊपर हायर अथॉरिटीज को, ये सारी चीजें मेंशन करना जरूरी है। फिर आस्क फॉर अ रिस्पॉन्स, आप बोलोगे यार सामने वाले को कि यार ये मेरी कंप्लेंट है, मैं चाहता हूं कि आप इस कंप्लेंट को एड्रेस करें, आप इसका रिस्पॉन्स प्लीज जल्दी से जल्दी भेजें। एंड देन अटैच अ कॉपी ऑफ एनी सपोर्टिंग रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन, मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, पहले जो आपने चीज डाली थी, ये लेटर लिखा था या ईमेल लिखा था, उसकी एक कॉपी आपको यहां पे डालनी पड़ेगी ताकि आप उस कंप्लेंट को पूरा कर सको। कंप्लेंट लेटर में एक चीज याद रखना, यार हमें मालूम है यार बहुत आसान सी बात होती है, बहुत ईजी होता है कि जब आप कंप्लेंट कर रहे हो किसी को तो आप गुस्सा हो जाते हो या शायद आप अपसेट हो जाओ, यार ये होगा कि आप फटाफट से ना सामने वाले पे एक्यूजेशंस करना शुरू कर दोगे। आप उसको बोलोगे यार मैंने तो यार फोन खरीदा था और खराब निकला और ब्ला ब्ला ब्ला, बट ये प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस, होल्ड योर हॉर्सेस। यहां पे पर्सनल एक्यूजेशंस और एलिगेशंस आप ऑफिशियल लेटर्स में नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट आपको बोला गया है कि इसके अलावा किसी कंसर्न को डिस्कस मत कीजिए। एग्जाम्पल अगर हम नोट करें तो देखो कंप्लेंट अगेंस्ट ऑर्डर नंबर वगैरह वगैरह, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, बड़ा शॉर्ट सा टू द पॉइंट। और फिर पहले ही पैराग्राफ में उसने शुरू कर दिया है कि दिस इज विद रेफरेंस टू ऑर्डर नंबर वगैरह वगैरह जो मैंने इस डेट पे किया था। इस ऑर्डर में 2 टन के स्प्लिट एसी कंडीशनर थे और 4 1.5 टन विंडो एयर कंडीशनर्स थे XYZ ब्रांड के। अब वो बोल रहा है कि शायद ये नहीं चले या शायद ये वारंटी पीरियड से पहले खराब हो गए या इनकी क्वालिटी सब स्टैंडर्ड थी, तो ये सब बातें आपको वहीं पे लिखना है। या फिर आपको शायद ऑर्डर पूरा नहीं रिसीव हुआ, तो देखो इसने बोला है अनफॉर्चुनेटली ओनली हाफ द ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड एंड नो रिप्रेजेंटेटिव हैज विजिटेड फॉर इंस्टॉलेशन और डेमो, आधा ही भेजा आपने यार और ऊपर से आपने किसी को भेजा भी नहीं इंस्टॉल करने के लिए, तो ये दिक्कत है मुझे, तो प्लीज इसे सॉल्व करो। आगे कैसे बोलता है कि सॉल्व करो, उसने बोला द फैक्ट दैट यू हैव टेकन अनड्यू टाइम एंड हैव नॉट डिलीवर्ड हैज कॉज्ड अस ग्रेट एम्बैरेसमेंट। तो अब आप क्या करोगे, आप गुस्सा जाहिर करोगे, आप बोलोगे गुस्से में कि यार मेरे को ऑर्डर चाहिए नहीं तो मैं ये कर दूंगा, नहीं, वो चीज भी बड़े पोलाइट मैनर में। देखो इतनी एग्रेसिव लाइन, यही सीखना है आपको कितने इजी और सिंपल और कर्चियस और पोलाइट लैंग्वेज में उसने बोल डाली। आगे बोलता है काइंडली इंश्योर दैट रिमेनिंग आइटम्स ऑफ द ऑर्डर आर डिलीवर्ड टू अस बाय दिस डेट, अगर नहीं हुआ तो फेलिंग विच, ये फैक्ट उसने यहां पे लिखा है, पेमेंट विल बी स्टॉप्ड एंड द ऑर्डर विल बी कैंसल्ड। तो ये क्लियरली आपने ये बात उसको समझा दी। आगे ये है
एक ऐसे लेटर का जिसमें आप कंप्लेंट डाल रहे हो। नाउ मुझे मालूम है कि अगर ये 3 के अलावा बाकी 4 भी मैं इसी सेशन में क्रैम कर दूं तो शायद आपके सर के ऊपर से जाएंगे, इसीलिए प्लीज वॉच आउट फॉर माय नेक्स्ट सेशन। टिल देन, पीस आउट।